वेलकम बैक नाज़रीन, आपको आज की खसूसी बजट ट्रांसमिशन में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। और जहाँ पे बजट के हवाले से बात की जा रही है, वफाकी हुकूमत आज बजट पेश करने जा रही है। सबसे अहम सवाल इस वक्त जो किया जा रहा है कि क्या ये बजट जो है वो अवाम दोस्त होगा नहीं होगा। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि करंट डेफिसिट इस वक्त जो है उसको मलहूज़ा खातिर रखते हुए किस तरह से अवाम दोस्त पॉलिसीज़ को अपनाया जाएगा। फिर IMF की शराइत भी हैं, फिर इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। कल वज़ीर ख़जाना ने जिस तरह से कहा था कि हम चाहते हैं कि निजकारी की तरफ भी बढ़ा जाए, हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं IMF ने, हम IMF की शराइत पर ही चलेंगे। और मजीद उनका ये भी कहना था कि IMF के पास अगर हम ना जाते तो इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उनमें भी इजाफा किया जाएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो है हमें वो अदा करने पड़ेंगे। और कैपेसिटी जो चार्जेस की बात की जा रही है, तो जो इसमें अशराफिया को 8 अरब 50 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी दी जा रही है, क्या वो सब्सिडी कम कर दी जाएगी या उसका बोझ भी एक आम आदमी पर आएगा। एंड सेकेंडली जो हमारे सेक्टर्स हैं जिसमें एजुकेशन की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए और पानी बिजली गैस की बात की जाए अगर, तो ये वो सेक्टर्स हैं, क्या ये हुकूमत अपने पास रखेगी या फिर अगर इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो इसका नुकसान क्या होगा। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद निशाद अली साहब। हम इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये वफाकी बजट को पहले कितना अवामी दोस्त बजट देख रहे हैं, एंड सेकेंडली इस करंट सिचुएशन में जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, उस सिचुएशन में ये बजट पेश होने जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा एक टारगेट था और कितनी बड़ी इसमें मुश्किलात हो सकती हैं। आज़म साहब, हमने अपने भी कई प्रोग्राम्स में इस बात को डिस्कस किया कि IMF की शराइत भी हैं और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारा हैं। एक आम बंदा अपने लिए रिलीफ चाहता है, लेकिन अभी तक का जो करंट सिचुएशन सामने आ रही है, फिर कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और एक जो सर्वे आया हमने वो भी देखा, उसमें तो मज़ीद टैक्सेस में इजाफा भी किया जा रहा है और टैक्स सिस्टम को मज़ीद वो बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। आप इस बजट को कितना देख रहे हैं कि ये कितना अवाम दोस्त है और इस बजट से कितना फ़ायदा होने वाला है एक आम आदमी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फ़ैज़ा। देखिए, ये 18,000 अरब का जो बजट है वो सालाना 2024-25 का वो आज पेश किया जा रहा है। देखिए, हम पहले भी अपने शो के अंदर इस पे बड़ी बहस कर चुके हैं कि ये इस दफ़ा बजट के अंदर जो नज़र आ रहा है वो आवाम के लिए कोई इतना रिलीफ वो शायद हुकूमत ना दे पाए, बल्कि मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि तकरीबन 12,500 अरब रुपया वो महसूलात की मद में FPR को टारगेट मिलेगा जी। अब जब FPR टैक्स कलेक्शन की मद में 12,500 रुपया इकट्ठा करेगी तो वो आवाम से इकट्ठा किया जाना है। तो इसलिए हमारे पास, क्योंकि देखें ना, हमारे अपने रिसोर्सेज जो स्टेट के हैं जी, वो इस वक्त इतने एक्टिवेट नहीं है। हमारी जो सरकारी अदारे हैं, मसलन PIA है या स्टील मिल है, हम उनकी निजकारी की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री वो उस तरह नहीं काम कर रही जिस तरह उसको एक्टिव होना चाहिए था। फिर हमारे मिनरल्स के ऊपर हम उस तरह नहीं तवज्जो दे पाए या उस तरह हम नहीं अपने मिनरल्स का इस्तेमाल कर पाए। इसलिए तमाम तर जो इन्हिसार है वो महसूलात के ऊपर रखा गया, जो टैक्सेशन के ऊपर है, जिसमें आप देखें कि एक तो जो इनकम टैक्स है, उसमें इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जिस तरह रिटेलर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि 2-3 ऐसे शोबे हैं जिनके ऊपर इनको काम करने की ज़रूरत है, जहाँ से अच्छे महसूलात इनको बस वसूल हो सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर में जो बड़ा ज़िम्मेदार है उसको भी अगर इसके अंदर बाकायदा उस तरह शामिल किया जाए। दूसरा ये है, जो मंडियों के अंदर नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी पे लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस पे वर्किंग करके उन लोगों को साथ इसमें शामिल किया जाए, ताकि आम आदमी जो पहली टैक्स दे रहा है उसके ऊपर मज़ीद टैक्स का बोझ ना बढ़े। इसके साथ साथ आपको जो आपका इनकम टैक्स है, उसके साथ साथ आपको जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, आपको दीगर टैक्सेस जो है ना उसमें इजाफा करना पड़ेगा इन महसूलात का टारगेट पूरा करने के लिए। फिर IMF की शराइत पर भी आ जाते हैं। जब IMF की शराइत सारी लागू होती हैं, जो आपकी नेसेसिटीज़ है, मसलन बिजली है, आपकी गैस है, पेट्रोल है, लेवी है, इन तमाम चीज़ों में आप IMF की शराइत को वायलेट नहीं कर सकते, वरना आप IMF के प्रोग्राम से महरूम हो जाएंगे। अगर आप उसको भी उसी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर,
तो उसका बोझ बरह रास्त अवाम के ऊपर आएगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि हुकूमत कोई अवाम दोस्त बजट देने में कामयाब हो पाएगी इस दफ़ा। ठीक है निशात साहब, अगर हम अवाम दोस्त बजट की बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो सिचुएशन है करंट, हमने IMF की शराइत पे भी चलना है, फिर हम ये देख रहे हैं कि जिन तमाम तर टैक्सेस की बात की जा रही है, गवर्नमेंट के प्लान में ये चीज़ भी रही है कि हम वो चाहते हैं इस वक्त के जो तमाम तर ऐसा तबका जो पेंशन वसूल कर रहा है वो पेंशन का सिलसिला भी रोका जाए और वहाँ पे भी टैक्स लगाए जाएँ, और वो ये भी चाहते हैं कि इदारों को प्राइवेटाइज भी किया जाए। तो आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो बजट है तो सब दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर कोई ये समझता है या तवक्को रखता है कि ये कोई अवाम दोस्त बजट होगा तो शायद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये दुरुस्त है कि आपकी मईशत जो है वो वेंटिलेटर से निकल आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रॉपर ग्रो कर रही है। ये इशारिये बता देना कि ज़राअत में बड़ी तरक्की हो गई है, वो एक गंदम की फसल अगर बेहतर आ गई है तो आपने जो अदाद शुमार की बुनियाद पे ये कह दें कि जी इससे कोई बहुत बड़ी ग्रोथ आ गई है, तो मैं नहीं समझता कि वो ग्रोथ उस तरह की है जिस तरह की जिसको एक्चुअल रियल ग्रोथ कहते हैं। क्योंकि गंदम के अलावा भी तमाम फसलें जो हैं उनको अगर आप देखें, आप अपनी सब्जियों की देखें चीज़ें, आप अपने जो अदरवाइज फसलें हैं, कपास है, दूसरी चीज़ें, बावजूद इसके ये कैश क्रॉप्स हैं या ये बड़ी फसलें कहलाती हैं, लेकिन ये कोई ऐसी उसके अंदर ग्रोथ नहीं है जिसको आप कहें हाँ आपकी गंदम की जो 3 करोड़ से ज़ायद जो हुई है उसका इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है, वो अब वो हो गई है। तो आपको जनाब वो थोड़ा सा GDP में, क्योंकि नंबर का मामला है ना, नंबर इकट्ठे हो जाते हैं, हाल नहीं पा रहे, वो एक अलग से डिबेट है जिस पे हम अलग डिबेट करें। अब मामला ये है, देखिए प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमें फंडामेंटल चेंजेस करने की ज़रूरत है जो हम नहीं कर पा रहे। ये बड़ी सीधी सी बात है। मईशत को बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। अब आप कहें जी पेंशनर के ऊपर टैक्स लगा के कुछ 4 पैसे उनको दे के 2 पैसे वापस ले लेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे पेंशन पॉलिसी जो है वो हमारे सामने नहीं है। इसी तरह से टैक्सेशन क्या है? हमारे यहाँ टैक्सेशन ये है, ईजीएस्ट वे ऑफ गेटिंग मनी इज़ कि आप सेल्स टैक्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करें। आप सेल्स टैक्स की जब आप बात करते हैं तो वो बच्चा जो पैदा होने वाला वो भी टैक्स दे रहा होता है, ठीक है, और जो बेचारा मर गया है वो कब्र में जाके भी टैक्स शायद दे ही रहा होता है। सो इससे अगर आप अंदाजा लगाएं तो सेल्स टैक्स तो इस तरह का टैक्स है। और सेल्स टैक्स से हट जाएं तो वहां पर क्या है? वहां पर ये है कि जो तनख्वाहदार है उससे आपने तो वो कहते हैं ना, बंदूक ऐसे कानपट्टी पर रख के वो टैक्स ले लेते हैं आप फौरन, यानी एट सोर्स कट जाता है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जिनको आप 3900 अरब रुपए की सब्सिडी देते हैं, ये गुज़िश्ता साल जो है 3900 अरब की सब्सिडी दी गई है, 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। अब जिनको आप सब्सिडी देते हैं जिस अशराफिया को, वो सब्सिडी की बुनियाद पर जिंदा है। आपने 2200 अरब रुपया IPPs को दिया है, वो जिसके बारे में अब आम ये बात हो रही है। आज जमात इस्लामी के अमीर भी चीख रहे थे कि ये वो बिजली है जो बनी नहीं, उसको आपने 2200 अरब रुपया दे दिया। अच्छा, वो कल कह रहे थे कि हम पंखे भी नए लगा देंगे ताकि बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए। पंखे चेंज कर देंगे। देखें, हमें प्रॉब्लम आ रहा है ना, एक चीज़ हमने दुरुस्त की ज़रूर है, वो उस पर मैं बाद में आऊँगा। हमें पॉलिसीज़ का प्रॉब्लम है। हमारी जो पॉलिसियाँ हैं, एक तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। दूसरा जो मसला है ना कि उनके अंदर आप जो कुशन्स हैं या उनको वेल थॉट नहीं होती। हम एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं। एडहॉकिज्म का प्रॉब्लम ये होता है कि एडहॉकिज्म में आपको आज रिलीफ मिलेगा, कल आपके लिए नया मसला खड़ा हो जाएगा। जब वो उसकी तरफ भागेंगे फिर नया मसला, नतीजा ये होगा कि आप 3-4 मसाइल को जब डील करेंगे तो पता चलेंगे आप जहां से जिस मकसद के लिए शुरू हुए थे वो मकसद कहीं खो गया। प्रॉब्लम ये है कि सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब हैं जो कि सीनियर मईशतदान भी हैं। डॉक्टर साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। से पहले जानना चाहूँगी कि जो बजट पेश किया जा रहा है ये कितना अवाम दोस्त बजट है, एंड सेकेंडली हम अगर देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली अपने सिस्टम को देखकर हमें ये कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, रिफॉर्म्स नज़र नहीं आते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नज़र नहीं आ रही हैं। तो आप इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि IMF की शराइत हैं, उसके बाद मज़ीद टैक्स में इजाफा भी है, तो एक आम बंदा वो इस बजट से कितना रिलीफ हासिल कर सकता है? जी अभी तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइजेशन का बजट होगा जिसमें पोजीशन को हुकूमत को अपनी कंसोलिडेट करने के लिए, क्योंकि सूद की मद में ही इस दफ़ा 9 ट्रिलियन रखने हैं, तो ये हो नहीं सकता कि वो अपना एक्सपेंस भी कोई बहुत बड़ी हद तक कम कर सकें। और क्योंकि टैक्सेस लगेंगे और आप देखेंगे कि थोड़ा सा करेंसी में भी डिवैल्यूएशन आएगी, तो ये साल लोगों के लिए ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि वजह ये होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की कीमतों में फिर हमें इजाफे की शक्ल नज़र आएगी। और आमदनी क्योंकि बढ़ नहीं रही है और टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, तो जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो भी नीचे जा रही है।
और पर कैपिटा इनकम भी पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही। तो जब तक हम दोबारा इसको कंसोलिडेट करें अपनी फिजिकल पोजीशन को, फिर हम थोड़ी ग्रोथ की तरफ जाएं, तो मेरा ख्याल है ये अगर हम IMF के प्रभाव पे भी अमल करें और अपने हाउस को भी इन ऑर्डर करें तो 2-1 साल तो लगेंगे। तीसरे साल में कहीं जाकर लोगों को कोई रिलीफ के लिए क्या ये होगी। अभी 2 साल तो बहुत मुश्किल है कि हम किसी किस्म की रिलीफ की तवक्को करें। तो ये जो टैक्स का सिस्टम इस वक्त बता रहे हैं और वजारत ख़जाना ने भी कहा है कि इसमें मज़ीद इजाफा भी किया जाएगा, फिर रेवेन्यू जनरेट भी करना है, तो एक आम बंदा जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में से गुजर रहा है उस पर मज़ीद टैक्स लगा देना और वो एक अशराफिया जो एक सब्सिडी जिसको दी जा रही है 8 अरब 50 करोड़ रुपए की मद में, तो वो सब्सिडी को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या इस वक्त वो टाइम नहीं है कि उस सब्सिडी को रोक दिया जाए और एक आम बंदे को भी रिलीफ दिया जाए? यकीनन तौर पर ये पॉलिसी में जो शिफ्ट है ये तो ज़रूरी है कि आपने देखा जो टैक्स की एग्जम्पशन है वही 3.9 ट्रिलियन है जी। अब अगर वो वाकई चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन पर टैक्स ना लगाया जाए, मजीद बढ़ाया ना जाए, बल्कि कम भी किया जा सकता है अगर इनमें से आधी भी वापस ले ली जाए। मगर अब वहाँ वही मसला है कि इसको आज शाम देखेंगे कि कल वजीर खजाना मुतलब ने फरमाया था कि अब हर एक टैक्स देगा, तो उससे हमने तो यही समझ आनी चाहिए कि जो मराहत मिली हुई है, जो एग्जम्पशंस मिली हुई हैं, ये विड्रॉ होंगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम ये तवक्को कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग लोगों पे जो टैक्स पेयर हैं उन पे टैक्स का बर्डन शायद अगर बढ़ेगा नहीं तो कम थोड़ा सा होने के भी चांसेस हैं। मगर ये सारा डिपेंड करता है कि वो अपनी टैक्स एग्जम्पशंस को किस हद तक कर्टेल करते हैं और उसमें वो वाली कुरन छड़ें जिसमें आम लोगों की जो जरूरियात की चीज़ें हैं उसके ऊपर अगर 18-19% दोबारा सेल टैक्स की अगर एग्जेम्पशन विड्रॉ की तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव होगी। हाँ, मगर जो मराद याफ्ता तबकात को मिली हुई है उसको तो हर शक्ल में वापस लेना चाहिए। फिर हम यकीनी तौर पर उम्मीद कर सकते हैं कि हमें ठीक है जी। आजम साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम आज़म है। अच्छा, ये जो आपने अभी जिक्र किया, इशारे किए ये टैक्सेशन के हवाले से और बजट में कोई आसानियाँ ना मिलने का जो इम्कान है, अच्छा इसमें कोई ऐसा रास्ता है कि आम आदमी के लिए कोई ऐसा बजट उसमें कोई प्रोविजन ऐसी सामने आए कि आम आदमी को रिलीफ मिल सके? था कि 3.9 ट्रिलियन का टैक्स एक्सपेंडिचर है जो आपने इकोनॉमिक सर्वे में देखा। इसमें जो तकरीबन मैं अर्ज कर रहा था कि आधी ऐसी हैं टैक्स एग्जम्पशन जो सिर्फ अमीर तबकात को मिली हुई हैं, तो वो अगर वापस ले ली जाए तो वो इतना कुशन थोड़ा पैदा होगा। कुछ हमारा जो है वो आपने देखा पॉलिसी रेट कम हुआ है तो वहाँ से कुछ गुंजाइश निकलेगी। तो उस केस में यकीनी तौर पर जो उन चीज़ों के ऊपर जो आम इस्तेमाल किए हैं हम सेल टैक्स की शरह को थोड़ा कम करके आम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। तो ये एक शक्ल है। अब ये आज देखना पड़ेगा, अगरचे वजीर खजाना मुतलब ने इशारा तो उसकी तरफ दिया है, मगर जाहिर है कि बजट को देखे बगैर इसके ऊपर तबसरा तो नहीं कर सकते। मगर तवक्को ये हो सकती है, या आपने जैसे पूछा कि इसके लिए क्या जगह निकल सकती है, तो जगह तो तभी निकल सकती है कि अगर हम वो वाली मराहत जो है उनमें से कम अज कम तो फिर हमें 1000 अरब की जो है वो गुंजाइश निकल सकती है, जिसको लोगों की बेहतरी के लिए हम चीज़ों की कीमतों को, ज़ाहिर है जो आम इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं उनकी तो कीमतें कम रखनी चाहिए, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए 19% सेल टैक्स तो बहुत ज़्यादा जो होगा, तो उसमें से फिर उनको कम करना चाहिए। ये एक मैं चीज़ अर्ज कर सकता हूँ कि देखिए आज में इसमें हम कोई टैक्स पॉलिसी में कोई शिफ्ट देखते हैं या नहीं देखते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल और है मेरा कि हमारे ऊपर IPPs का जो सर्कुलर डेट है वो इस वक्त 2200 अरब रुपये है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? देखिए, इसमें तो कैपेसिटी के जो इश्यूज हैं जो हम उनसे एग्रीमेंट कर बैठे हैं, सॉवरेन गारंटीज दे बैठे हैं, ये तो अब इसी शक्ल में कम हो सकता है कि हम ग्रिड के ऊपर जो डिमांड है वो बढ़ाएं ताकि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। अब डिमांड जो क्रिएट तभी होगी जब इंडस्ट्री चलेगी। अब इंडस्ट्री को इतनी महंगी बिजली जो है जाहिर है बहुत मुश्किल है, और दूसरे हमने टैक्सेस से और बिजली महंगी होने की वजह से इंडस्ट्री तकरीबन 50% तो इस वक्त अपनी ऑप्टिमम पे क्या चलना है बल्कि बंद होने की तरफ है। तो बिजली की खपत तो तभी हम बढ़ा सकते हैं जब हम साथ अपनी जो ग्रोथ है तो उसमें ख़ास तौर पर जो हमारी एक्सपोर्ट लेड है उसको बढ़ाएं।
और उनको कंपेटिटिव रेट के ऊपर जो पूरे रीजन में है इस वक्त बांग्लादेश में, बाकी जाहिर है टेक्सटाइल ने तो इन्हीं से मुकाबला करना है, ठीक, वो फराहम करे। अगर हम ये करते हैं तो फिर ये मसला जो है ये कुछ हद तक हल हो सकता है। ठीक। मगर ये बात याद रखनी चाहिए कि चूंकि सॉवरेन गारंटीज नहीं हुई हैं तो इन मुआवजों से जब तक इनकी मुद्दत खत्म नहीं होती पीछे जाना मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे माहिर मईशत थे डॉक्टर साहब जिन्होंने हमें वक्त दिया है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं अतीक मीर साहब जो कि माहिर मईशत हैं। उन्हें आज की ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ। वक्त देने के लिए बहुत बहुत अतीक साहब, आप हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हुए हैं। और सर हम बात कर रहे हैं करंट बजट की सिचुएशन के हवाले से, तो यहाँ पर एक जो मशवरा दिया गया था गवर्नमेंट को वो ये भी है कि इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं कि अगर हमारे पब्लिक सेक्टर्स जिसमें एजुकेशन भी आती है, हेल्थ भी आती है, बिजली, पानी और गैस भी आता है, अगर इसे प्राइवेटाइज कर दिया जाता है और ये गवर्नमेंट के पास नहीं रहता है तो इसका कितना नुकसान हो सकता है या कितना मुफीद हो सकता है? जो भी प्राइवेट सेक्टर में अब तक की जो बात रही, जी, आप देखिए कि गैर मुल्की कंपनी ज्यादा है। जैसे आप आईपीपी को देखिए, कोई इलेक्ट्रिक को देखिए, और मौजूदा सरमायाकार मुल्क का सरमायाकार है वो मुकामी सतह पे जो आमदनी है जी, उसकी मुकामी सतह पे पैसा लगते थे, लेकिन जितनी बाहर से कंपनियां आती हैं ये तौर पर प्रोफेशनल तरीके से इदारे में चलाते हैं। आपके इलेक्ट्रिक कोई देख रहे कि वो ले रहा है तो बहुत ज्यादा इसी तरह आप देखिए पीटीसीएल वो भी तो पारी हो गया। तो मैं शुरुआत कामयाब दुनिया भर में जो पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक सहूलतें जैसे टेलीविजन हैं, गैस या कंपनीज हैं, कभी भी प्राइवेट जाती हुकूमत चलाती है ताकि कहीं बराह रास्त देना पड़े वो दी जाती। तो मेरा ख्याल है ये माजी की तरफ पड़ेगा। अतीक साहब आपका पॉइंट आ चुका है, थोड़ा सा लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपके पास दोबारा आऊँगी। निशात साहब मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे भी कहा जा रहा है कि जी जैसे पीआईए की निजकारी की भी बात की गई, स्टील मिल्स के हवाले से भी बात की जा रही है, अब ये बताइए कि अगर इन सेक्टर्स को जो एक आम आदमी से रिलेट हैं जिसमें एजुकेशन की बात है, और हमने अपने प्रोग्राम में बात भी की थी कि इस दफ़ा बजट जो है वो एजुकेशन का कम भी किया गया है, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो और वो तमाम तर चीज़ें जो एक आम आदमी से मुंसलिक हैं, अगर उसे प्राइवेटाइज़ कर दिया जाता है तो इससे एक आम बंदे के लिए कितना बड़ा ये नुकसान हो सकता है या ये चीज़ उससे कितने लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा आपको वहाँ हो सकता है जहाँ आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है या हुकूमत एज रेगुलेटर स्ट्रॉन्ग कवानीन के साथ मामलात को डील कर रही हो। जैसे ये आईपीपी की बात हो रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि आईपीपी में क्या उस मुआहदे में ये लिखा था कि जी जो है वो हम जो है वो बिजली भी नहीं बनाएंगे और फिर भी पैसे देंगे? अगर ये लिखा गया तो ये ज़रा पूछना तो चाहिए ना उसने, जिसने ये लिख कर दिया कि जी हम बिजली बनाएं ना बनाएं हम कैपेसिटी पेमेंट्स करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है, आप देखिए हमारे यहाँ ये अभी बात हो रही थी इससे मुतल्लिक कि जी कंपेटिटिव होगी, कंपेटिटिव आपकी कैसे होगी? आपके जो कंपटीटर्स हैं उनको मिल रही है 8 सेंट बिजली, आप यहाँ दे रहे हैं 16 से 18 सेंट बिजली। तो आप कैसे ये आपके लिए ये मुमकिन होगा कि इस इनपुट कॉस्ट के साथ आप जो है वो कंपेटिटिव और दुनिया में फिर बरामदात कैसे बढ़ेंगी? एक्चुअली ये बड़ी फाइन लाइंस होती हैं। मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने आईपीपीज़ के एग्रीमेंट किए हैं उन एग्रीमेंट्स को एक दफ़ा रिविजिट करना चाहिए, उनका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। फोरेंसिक ऑडिट के बाद ये तय किया जाना चाहिए कि कहाँ पर किसने जो है वो कौन से किकबैक्स लिए हैं, किस वजह से ये मुआहदे किए गए हैं, किन वजूहात पर ये इस तरह की जो है ना वो ड्रैकोनियन किस्म के जो हम पे लागू किए गई हैं चीज़ें कि भाई एक चीज़ की अब जो है वो यूटिलिटी ख़त्म हो गई। क्यों? आपका सोलर का 3000 मेगावाट जो है इन हो गया है, तकरीबन 6000 मेगावाट का आइडिया है कि अगले चंद माह में हो जाएगा, आपका इन हो जाएगा, तो आपको आईपीपी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि डोमेस्टिक का तो आपका कंज्यूमर खुद जा रहा है क्योंकि उसको बिजली उसमें नहीं आ रही कंट्रोल में। सनतों के लिए आपने महंगी की हुई है, सनत आपकी चल नहीं सकेगी, सनत चलेगी नहीं, बरामदाद नहीं होगी तो आप पैसा कहाँ से कमाएंगे और किस तरीके से आप बात करेंगे? अच्छा जी, अभी तक की इतलात के मुताबिक वफाकी काबीना ने जो है बजट की मंजूरी दे दी हुई है। अच्छा ये आजम साहब अभी हम बजट पे ही बात कर रहे हैं तो ये बताइएगा कि जैसे इंडस्ट्री सेक्टर पे अगर बात की जा रही है, इससे पहले हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, हम उनसे भी बात कर रहे थे कि ये जो इंडस्ट्री में हम इतना बड़ा गैप देख रहे हैं और
इंडस्ट्रीज़ के हवाले से कोई ख़ास हमें पॉलिसीज़ भी नज़र नहीं आ रही हैं। ये जो इस वक्त खला पैदा हो चुका हुआ है, ये किस तरह से देखते हैं आप? और बिलखसूस अगर हुकूमत का पब्लिक रिलेशनशिप बिलखसूस बिजनेसमैन के साथ या बिज़नेस सेक्टर के साथ ठीक नहीं रहता है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि बाहर से सरमायाकारी भी आए, जो आपका अपना बिजनेसमैन है उसे अपने लूप में लेने के लिए आप उन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमेशा जो हुकूमतें हैं वो जो कारोबारी तबका है उनके साथ मिलकर बजट बनाती हैं। हमारी इंडस्ट्री का अलमिया इस वक्त ये है कि हमारे पास एनर्जी बहुत महंगी है। एक तो एनर्जी का शॉर्टफॉल रहा पहले, अब वो शॉर्टफॉल ख़त्म हुआ है तो एनर्जी महंगी बहुत ज़्यादा है। हम उस कॉस्ट को नहीं मैनेज कर पा रहे, जो इंटरनेशनल कॉस्ट है उसको हम मीट नहीं कर पा रहे। जब हम ओवर कॉस्ट होगी हमारी प्रोडक्शन, तो हम एक्सपोर्ट्स कैसे करेंगे? हम मार्केट के अंदर तो कंपटीशन में नहीं भी वहाँ पे जा सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, पहले वो हुकूमत को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। हम देखते हैं कि हर चीज़ के अंदर हमें कहा जाता है कि सब्सिडी है, लेकिन कभी हमें वो सब्सिडी इतनी प्रोडक्टिव नज़र नहीं आई, और ना ही समझ आई है कि ये सब्सिडीज़ कब लगती हैं, कब ख़त्म होती हैं, कैसे लगाई जाती हैं। आप टारगेटेड सब्सिडी दें, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे मुल्क को और मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँच सकता है, आप वहाँ पे सब्सिडाइज करें। मसलन इंडस्ट्री की जो गैस और बिजली है, आप उस पर फोकस करें ताकि, और दूसरा ये है कि एक चेक एंड बैलेंस रखें। अब इंडस्ट्री की प्रोडक्शन का ये है कि जो हमारे देखने में आया, अब जो उस पर टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स लगता है, वो इंडस्ट्री से 3 ट्रक निकलते हैं, 1 ट्रक का टैक्स अदा किया जाता है, 2 ट्रक्स अंडर हैंड निकाल दिए जाते हैं। इस पे जो गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने FBR की रिफॉर्म्स की बात की थी, वो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर FBR कोऑपरेटिव नहीं होगा, टैक्स चोरी अगर रुकनी है तो वो FBR ने रोकनी है। अगर FBR खुद टैक्स चोरी करवाने में मददगार है या उसको ड्रेन कराने में खुद अलाकार बना हुआ है, तो फिर आप नहीं काबू पा सकते। ना आप फिर सब्सिडाइज्ड को गैस और बिजली का फ़ायदा है, ना ही आपको इतनी एफर्ट का फ़ायदा है, जब तक आपका वो वाला डिपार्टमेंट आपका साथ रहे। ठीक है। तीक साहब, वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से कल ये कहा गया था कि वो चाहते हैं कि टैक्स रेवेन्यू में इजाफा भी हो, मगर उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि इसको डिजिटल सिस्टम पे शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादातर उनकी इन्वॉल्वमेंट बीच में ना रहे। सर, ये जो टैक्स कलेक्शन वाला जो सीन है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट अभी वफाकी काबीना ने मंजूर किया है, इसके बाद क्या एक आम बंदा जिसकी एवरेज जो सैलरी है वो 15 से 20 हज़ार रुपये माहाना है, वो कितना इसके लिए मतलब मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहेगा कि उसने तमाम तर चीज़ों में टैक्स अदा करना है, क्योंकि वो तो घर की हर चीज़ खरीदते हुए टैक्स पे कर रहा है। तीक साहब, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही है, मैं शायद साहब आपकी तरफ बढ़ूँगी। सर, एक तरफ पे बेरोज़गारी जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है, और जो एवरेज इनकम है वो हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि माहाना तनख्वाह उतनी ही कम है, लेकिन टैक्स की मद में इजाफा है। और फिर वो चाह रहे हैं कि अब हम इसे डिजिटल सिस्टम पे भी शिफ्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकी, बहुत सी सनतें ऐसी भी हैं। आप इस इक़दाम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, FBR का रिफॉर्म होना, ये तो इसके अंदर कोई दो राय है ही नहीं। ये इसके अंदर मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो चाहे कि FBR रिफॉर्म्स ना हो। उसकी वजह यह है कि ये बात हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ टैक्स चोरी जो है वो खुल्लम खुल्ला होती है जी। आपने थोड़ी सी सख्ती की है, आपने 1000 अरब ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है, आपने थोड़ी सी कोशिश करेंगे आप 1200 अरब ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ जो FBR है वो उतना इफेक्टिव नहीं है जी। लेकिन ये मामला सिर्फ FBR की हद तक नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, अगर हम थोड़ा सा नैरो डाउन करें, लाहौर जैसा जो शहर है, अगर वहाँ फ़र्ज़ कीजिए कि चालान हो रहा है, तो चालान जो है वो अगर हर वो शख्स जो वायलेट कर रहा है चालान भरना शुरू कर दे, आपकी जो स्टैम्प ड्यूटियाँ हैं, आपके पेपर्स हैं, आपकी चीज़ें हैं, आपका जो इल्लीगल तरीक़ेकार बीच में ऑप्ट किया हुआ है, ये सारे अगर आप ख़त्म करें तो आपको ये समझ में आएगा कि लाहौर अपने जैसे 3 शहर और चला लेगा। यानी अगर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन सिर्फ लाहौर की मुकामी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसमें आपके प्रॉपर्टी की हैं, दूसरी चीज़ें हैं, या आपके पार्किंग के मामलात हैं, इसके मामलात, यहाँ से भी आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि आप ये चलाएं। दुनिया भर में ये होता है कि वहाँ इसी तरह के जो सिटीज़ या काउंटीज़ या उनके टाउन्स हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं।
ये जो हुकूमत की इंटरवेंशन होती है, ये ज़रूरत है, फ़र्ज़ करें हमने जो है वो राजनपुर के अंदर हमें किसी चीज़ की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वहाँ प्रोजेक्ट डेवलप करके देना है ताकि आने वाले वक्त में वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, तो वहाँ पर ये तरक्याती फंड इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट की जाती है ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके। यानी जो अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते उनको सपोर्ट दी जाती है। हमारे यहाँ पता है क्या मिजाज, हमारे यहाँ मिजाज ये है कि लाहौर ने भी सारी चीज़ें जो है वो पंजाब से लेनी है, गुजरांवाला ने भी लेनी है, सियालकोट, यानी सारा खर्चा जो है वो हमने डाल रखा है सूबे पे। सूबे ने अपना तमाम तर बोझ जो है वो डाल रखा है विफाक पे, उससे एनएफसी से पैसे लेंगे, हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं करेंगे। हमारे जो बजट है वो सिर्फ उसी सूरत के अंदर वो सरप्लस होंगे कि अगर हमें एनएफसी का पैसा मिलेगा हम वहाँ से पैसे लेंगे तो करेंगे। बात यह है कि ये जो तरीक़ेकार है इस सारे निज़ाम को जो है ना वो बदलने की ज़रूरत है। जो लोकल टैक्सेशन है, जो महल्ले की सतह का टैक्स उसको महल्ले पे कलेक्ट होना चाहिए, महल्ले पे इस्तेमाल होना चाहिए। जो ज़्यादा एक्सेसिव है वो ऊपर जाना चाहिए। जहाँ फ़र्ज़ कीजिए मोहल्ले से निकल कर आप जिसे कह लीजिए कि शहर में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से निकलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट भी इन्हीं पैरामीटर्स पे काम करेगा तो वो प्रोविंस को सपोर्ट करेगा, प्रोविंस करेगा तो वो विफाक। हमारे यहाँ उल्टा चल रहा निजाम, हमारे यहाँ सपोर्ट ऊपर से नीचे की तरफ आती है जी। अच्छा अतीक साहब, ये जब बजट वगैरह तैयार किए जाते हैं तो क्या हुकूमत की तरफ से जो मईशत के जो माहिर अफराद हैं क्या उन्हें इस पॉलिसी मेकिंग के वक्त शामिल किया जाता है उसमें? और आप क्या समझते हैं कि अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम गुजरे हैं वहाँ पे बहुत सी चीज़ों को लेकर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ देखने को नज़र नहीं आई हैं, यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या इस्लाहात होनी चाहिए? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल किया और ये ही हमारी मुल्क की मैशत का सबसे बड़ा मसला है जी। कि जब भी मुकामी मैशत बानिदारों के जरिए आप मसाइल के हल की तजावीज़ तलब करेंगे जी। और हल तलाश करने की कोशिश करेंगे तो वो अपने मुल्की हालात को बेहतर तौर पे समझते हैं और तमाम सेक्टर्स के मसाइल भी उन्हें बखूबी मालूम है। अब चूंकि IMF एक चीज को सामने रख के पॉलिसी बनाता है और वो ये मजबूर होते हैं कि उसके बनाए हुए बजट पे या उसकी बनाई हुई पॉलिसीज पर मन ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जी। जिसकी वजह से देखें अब तक जितनी भी टैक्स पॉलिसीज आई हैं, ये ताजिर दोस्त स्कीम या इससे कबल यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम या एक गोशवारा सिस्टम आया, लेकिन सब तकरीबन नाकाम हुए क्योंकि ना मुकामी लोगों से राय ली गई, ना स्टेक होल्डर से पूछा गया। ये रिवायत तो खत्म हो गई। अब सिर्फ एक स्कीम बनती है, एक पॉलिसी सामने आती है और हमें बुलाकर बताया जाता है कि इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है जी। तो यही सबब है कि उस पर इंतशार होता है, उसमें बहुत सारे इबाम ऐसे पैदा होते हैं जो काबिल अमल काबिल कबूल नहीं होते, वो फीजेबल नहीं होते। जिस तरह अभी बात हो रही थी कि मुकामी मैशत की तबाहाली में हर सेक्टर पर यकसा टैक्स की शरह नहीं चल सकती, यकसा तरीका कार नहीं चल सकता, तो ये कैटेगरी है कारोबार की भी। लेकिन जो पॉलिसी सामने आती है वो सबको एक ही सांचे से गिरफ्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी गलती है जी। आपका मौक़िफ़ आ चुका हुआ है। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के हवाले बात की जा रही है, ये अनफॉर्चुनेटली देखने को नज़र नहीं आती है और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो आ रही हैं वफाकी काबीना ने बजट को मंजूर भी कर लिया है। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद यहीं से आगे सिलसिला लेकर चलते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपको ट्रांसमिशन में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी है, अब बजट पेश होने जा रहा है। बजट में आवाम के लिए कितनी रिलीफ हो सकती है और इसी के साथ साथ जैसे हम पॉलिसीज़ के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो वहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि क्या एजुकेशन सेक्टर है उसका रीस्ट्रक्चर होगा, किस तरह से होगा? क्योंकि अगर हम दुनिया से कंपेरिजन करके देखते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड्स अभी हमें उस तरह के नज़र नहीं आ रहे एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो नुशाद से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एजुकेशन सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, कि ये सोल्यूशन भी सामने रखा जाए कि अगर इस सेक्टर को ही प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो इसको आप कितना अच्छा देखेंगे, ये कितना फ़ायदेमंद रहेगा? एंड सेकेंडली एजुकेशन सिस्टम को आप ऑल ओवर अगर हम उसके बजट के हवाले से बात करते हैं तो आप इसमें कहाँ क्या क्या फ्लॉ देख रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो तबाही रह गई है वो भी आ जाएगी अगर आप उसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं जी। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। देखें, तालीम आईनी तौर पर बुनियादी हक है, सेहत आईनी बुनियादी हक है, ठीक है।
जब ये आइनी हक है तो जो हुकूमतें हैं वो आइन के तहत ज़िम्मेदार हैं इस बात की कि वो आपको तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगी। अब ये है प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है, तालीम और सेहत। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे सूबे हैं, अभी ये यूनिवर्सिटियों वाला इशू जामियात का उठा तो पता चला कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है, हालांकि आप देखिए कि 18वीं तरमीम को पास हुए कोई 1-2 साल या 3 साल नहीं हुए, दिहाई गुजरने को हो गई। अब उसके बावजूद हमारी हालत ये है कि हम हायर एजुकेशन जो है प्रोविंसेस वो टेकअप नहीं कर रहे। तंग आके वफाक ने कहा कि जनाब ये उठा लें, हम नहीं दे रहे इस दफ़ा बजट। तो पंजाब ने उसको देना है, KPK ने देना है, सिंध शायद पहले भी दे रहा था, मेरी इतलात के मुताबिक सिंध अपना NFC के अंदर से जो लेता था उसमें से कटवा लेता था। ये भी अजीब सी डिस्क्रिमिनेशन है कि एक सूबा दे और बाकी ना दे। और दूसरा ये कि जो बाकी सूबे नहीं दे रहे वो क्यों नहीं दे रहे। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, ये जो बात इलेक्शन के अंदर बिलावल साहब कहते थे कि 12, 13, 14, 15 मिनिस्ट्रियाँ हैं जो सूबों में एक्चुअली जा चुकी हैं। वहाँ पे एक जैसे कहते हैं ना, वो एक खुंडी सी फंसाई हुई है कि वहाँ पे वफाक की सतह पे एक दफ्तर रखा हुआ है, एक सेक्रेटरी। भाई क्या मसला है, क्यों नहीं आप नीचे देते? जिस सूबे पे एतबार नहीं है आपको, या सूबाई हुकूमतों पर एतबार नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें चल रही हैं, उनको दें कि भाई अपनी अपनी वजारतें अपने खुद संभालें, अपने बजट में रखें और काम करें। तीसरी बात जो अफसोस हुआ मुझे आज खबर एक पढ़ के, मैं तो शौक लगा था मुझे, वो ये था कि आप देखिए कि हमने गुज़िश्ता साल इकोनॉमिक सर्वे में पता चलाया कि हमने तालीम पे 1.5% GDP का और सेहत पे 1% खर्च किया है। आप अंदाज़ा कीजिए, जो कौमें जिन्होंने तरक्की की उन्होंने तालीम का जो GDP का 8-8%, बल्कि शायद बाज़ लोग डबल फिगर्स में भी गए हैं कि जिन्होंने फिर तरक्की की है। और सेहत जो है उसमें 1%। यानी कि आप मतलब मैं तो हैरान हो जाता हूँ कभी कभी सोच के कि देखता हूँ या मैं चीज़ों को देखता हूँ। ये यूटिलाइजेशन का ये आलम है हमारी कि हम ये यूटिलाइज करते हैं बजट। इस बजट के साथ आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, मसला ये है। हमें ना प्रायोरिटीज़ का मसला है, हमें पॉलिसीज़ का मसला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आज बता दूँ, हमारी तबाही जो है ना उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वो बदइत्मादी का। हमें एतबार ही नहीं है किसी को, हमें अपनी हुकूमतों पे एतबार नहीं है। वफाक और चाहे भाइयों की हुकूमत हो, वफाक और उसके अंदर एतबार नहीं है। यार भाई आपको खुद थोड़ा सा एतबार करना सीखें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें। वफाक सूबों पे करें, सूबे ज़िलाई हुकूमतों पे करें, ज़िलाई हुकूमतें अपना निज़ाम प्रॉपर तरीके से बनाएं। ये जो बेतबारी है इसने हमें कहाँ तक पहुँचा दिया है कि हम इंतजार से एक दूसरे की शक्ल देखने को रवादार नहीं हो रहे। ठीक है। अच्छा अतीक साहब, अगर हम बात करते हैं इदारों को प्राइवेटाइज करने के हवाले से और जिसमें पब्लिक सेक्टर की अगर बात की जाए और बिलखुसूस एजुकेशन सेक्टर की भी बात की जा रही है, आप सबसे पहले ये बताएं कि क्या प्राइवेटाइज करना जो है ये आप इसको ठीक समझते हैं? एंड सेकेंडली, डेवलपमेंट सेक्टर पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, या वो जो बेसिक राइट्स हैं आवाम के उनको फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? जी अतीक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी आज़म साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सवाल, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है लाइन में, तो अतीक साहब का मौक़िफ़ भी ले लेंगे। अब ये बताइए कि क्या इस वक्त जो है वो निजकारी को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइवेटाइज़ किया जाए, ये आप इसको परमानेंट सोल्यूशन समझते हैं कि ये होना चाहिए? एंड सेकेंडली, जिस तरह से तमाम तर सेक्टर्स पर डिस्कशन की जा रही है, डेवलपमेंट सेक्टर भी है, और आप अमूमन ये बात कहते हैं कि हम फोकस उन कामों पर करते हैं जो एरियल व्यू ज़्यादा रखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा जी, पहले तो निजकारी पे आता हूँ। देखें, अपने एसेट्स बेचना कभी भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो कौमी अदारे थे, आप देखें कि उनके अंदर मुख्तलिफ हुकूमतों ने, ये किसी एक हुकूमत का नहीं है, जैसे जैसे हुकूमतें आती रही हैं उन्होंने बेदरेग वहाँ पे भर्तियाँ की, उन अदारों के रिसोर्सेज को मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से 2 अदारे जिसमें एक स्टील मिल और एक हमारी PIA, वो देखें किस बदहाली का शिकार हुई है। और आज स्टील मिल की ये हालत है कि उसको हम सिर्फ स्क्रैप में बेच पाएँ, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आपने शायद इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में वज़ीर ख़जाना की वो बात शायद नोट की हो, उन्होंने कहा जी कि इसको हम स्क्रैप में बेच लेंगे तो ये भी हमारी एक अचीवमेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी कौमी एयरलाइन PIA की तरफ। ये हमारी समझ से बालातर है कि दुनिया भर की जो प्राइवेट या सरकारी एयरलाइंस हैं वो तरक्की कर रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं, और PIA वो एयरलाइन है जो दुनिया के कई ममालिक की एयरलाइंस को स्टैब्लिश करने में जिसका किरदार है। बिल्कुल ऐसा। ये आप एमिरेट्स की देखते हैं, EK, उसको PIA ने स्टैब्लिश किया। आज भी उसका जो फ्लाइट कोड है वो EK है। एमिरेट्स टू कराची, पहली फ़्लाइट कराची आई थी, हमारे PIA के लोग वहाँ गए, उन्होंने एमिरेट्स को स्टैब्लिश किया। इस तरह कई मुल्कों की ऐसी है। लेकिन हमारी एयरलाइन, आप सीट देखें आपको सीट नहीं मिलेगी, आप उसकी प्राइसेस देखें वो बाकी एयरलाइनों से महंगी होंगी। इसके बावजूद
हमारी खसारे में जा रही है। खसारे में क्यों है? यहाँ पे एक बंदे की ज़रूरत थी, वहाँ पे 6-6 लोग रखे हुए हैं, वहाँ पे 8-8 लोग रखे हुए हैं। फेवरेटिज्म, वो फेवरेटिज्म, और उस वजह से उस एयरलाइन को बदहाली का शिकार कर दिया गया। अब उसकी हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब उसके बहुत सारे एसेट्स हैं, वो सिर्फ एयरलाइन नहीं है, उसके फिक्स एसेट्स भी बहुत सारे हैं। जिस तरह न्यूयॉर्क के अंदर होटल है, बाकी दीगर ममालिक में जायदादें हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हैं। इसके साथ साथ फिर जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, हम उनको भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। देखें, सिर्फ हम प्राइवेटाइजेशन तक महदूद रहे, कोई इशू नहीं है जी। हम आगे क्या करते हैं कि उनको गारंटी के तौर पे वो प्राइवेटाइज करके जिनको दे रहे हैं, उनको साथ मजीद चीज़ें भी उनको देते हैं। इत्तसालात, आपको याद होगा जब हमारी PTCL को प्राइवेटाइज किया गया था, हमारे अरब, मतलब सैकड़ों अरब के एसेट्स हैं जो उनके पास गए थे, लेकिन उसका हमें क्या हासिल सूल हुआ। अगर इसी तरह की प्राइवेटाइजेशन करनी है तो फिर तो ना ही करें तो अच्छा है, अगर करनी है तो दुरुस्त तरीके से करें। और मैं समझता हूँ कि स्टेट ऑन एक एयरलाइन वो ज़रूर होनी चाहिए, चाहे उसको PIA खुद PIA रख लें, PIA के साथ कोई और नाम लगा लें। स्टेट ऑन हर मुल्क ने रखी है, 7 प्राइवेट एयरलाइंस भी होती हैं। अब अगर प्राइवेटाइजेशन हल होता तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बेच के तो हम IMF के कर्जे अदा कर देते हैं, लेकिन ये हल नहीं है। आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करके आपने वो कर्जे भी उतारे। अब देखें ना, पाकिस्तान का हर शहरी, मेरे 24-25 करोड़ हमारी आबादी है जी, बिल्कुल। ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि 2,80,000 रुपए का हर शहरी मकरूज है। 3 लाख का जो बच्चा पैदा भी हो रहा है वो 2,80,000 रुपए का कर्जा साथ लेके आ रहा है दुनिया में। ये हमारा हाल है। अब आ जाते हैं, आप एजुकेशन की बात कर रही हैं, आप प्रोडक्टिव जो डेवलपमेंट बजट है उसकी बात कर रही हैं। अभी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है एजुकेशन के ऊपर निशात साहब ने। देखिए, एजुकेशन हमारे एक बुनियादी चीज़ है, एजुकेशन और हेल्थ, और हर पाकिस्तानी का आईनी हक है कि उसको तालीम दी जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन कोई 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे वो हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, जिनको स्कूल की सहूलत मैसर नहीं है। ऐसा है। इसके बावजूद, जिनमें से 1 करोड़ 11 लाख पंजाब के अंदर है, लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि पंजाब हुकूमत 12,000 से ज़्यादा स्कूल उनको प्राइवेटाइज करने जा रही है। वे आप उन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, आप एजुकेशन का जो तालीम का म्यार है उसको। वज़ीर आज़म इसी मकसद के लिए तालीमी इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं, तालीमी इमरजेंसी, और सूबा कह रहा है कि नहीं जी हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, आप जो आपके टीचर्स की जो काबिलियत अहलियत है उसको इम्प्रूव करें, उनको आप बच्चों के लिए तालीम की सहूलतें मजीद बढ़ाएं, आप उसको प्राइवेटाइज। फिर आ जाते हैं हेल्थ की तरफ। सर मैं आती हूँ, सॉरी वक्त मुख्तसर है, मैं चाहूँगी निशात साहब का भी मौक़िफ़ लिया जाए। निशात साहब, वज़ारत ख़ज़ाना ने कल कहा है कि जी 48% से हम 11% तक आ चुके हैं और हमने अभी सिंगल डिजिट के ऊपर जाना है। सर, ये सिंगल डिजिट पर जाना किस तरह से मुमकिन होगा, और बिलखसूस इसमें गवर्नमेंट की कितनी बड़ी अचीवमेंट है? ये जो महंगाई की रेशो जो कम हुई है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट की ही अचीवमेंट है, क्योंकि PDM की गवर्नमेंट जब आई थी उस वक्त बहुत से ऐसे सख्त स्टेप लिए गए थे, जिसमें एक अभी आपको रिसेंटली जो आपने देखा होगा, एक्चुअली आप अगर इकोनॉमिक जितने भी इशारियाँ हैं उनको ज़रा अगर आप स्टडी करें तो आपके पास ये गुंजाइश है कि आप शरह सूद जो है वो आप इंटरेस्ट रेट जो है वो 6 से ज़्यादा % तक कम कर सकते हैं जी। लेकिन नहीं की जा रही। उसकी वजह ये है कि जैसे ही जो आपका इंटरेस्ट रेट डाउन आना शुरू होता है तो आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बढ़ती है। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है वो इन्फ्लेशन भी कॉज करती है। अब ये जो 1.5% किया गया है, ये भी बहुत सोच विचार करके, यानी 2 से 1 के दरमियान हमारे पास गुंजाइश थी ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े। इन्फ्लेशन कंट्रोल की गई है। कंट्रोल किस तरह से की गई है, जिसमें एक ये शरह सूद वाला मामला है, दूसरा आपने तिजारती खसारा अपना काम किया है, दूसरी चीज़ें की हैं। चूँकि आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव हुए हैं तो आपकी महंगाई में थोड़ी सी कमी आई है। ये सिंगल डिजिट पर कैसे जाएगी, अब ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप वो, ये बिल्कुल इसी तरह ही है जब आप वेंटिलेटर से उतर के सांस लेना शुरू करते हैं तो सांस तो आपको आ रहा है, लेकिन जब आप उठ के चलने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उठ के आम आदमी की तरह या तंदुरुस्त आदमी की तरह चल सके। ये जो स्ट्रेंथ है ये अभी मईशत में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $50 करोड़ तक ले आए, ना होने के बराबर है। कुछ लोग ख्याल था कि सरप्लस भी हो सकता है, लेकिन ये कम से कम होने के बावजूद अभी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। सो ये सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। उसकी दूसरी रीजन भी है। दूसरी रीजन ये है कि जब आप ये कंट्रोल करते हैं, परचेज पावर जब खत्म हो रही होती है ना, क्योंकि परचेज पावर भी नहीं है, सो तब भी इन्फ्लेशन जो है वो इटसेल्फ अपने सेल्फ मैकेनिज्म के तहत वो डाउन होना शुरू होती है। तो सिंगल डिजिट तक तो आ जाएगी, लेकिन जब आप शरह सूद का कम करेंगे फिर इन्फ्लेशन एक दफा राइज करेगी, उसको कंट्रोल करना काम है। बजट 2024 की खसूसी
खसूसी ट्रांसमिशन का जारी है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। जी वेलकम बैक नासिन, आपको आज बजट की खसूसी ट्रांसमिशन में फिर दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। और बात की जा रही थी बजट जो है वो वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो बजट इजलास में शिरकत ना करने का फैसला कर लिया है। ये बजट कितना आवाम दोस्त हो सकता है, हम सुबह से डिफरेंट माहिरीन के साथ और तजियाकारों से बात कर रहे हैं और उनकी राय जान रहे हैं कि गवर्नमेंट जो इस वक्त IMF की शराइत के साथ साथ इस बजट को पेश करने जा रही है, इसमें आवाम के लिए कितना रिलीफ हो सकता है। और बिलखुसूस जो पब्लिक सेक्टर्स की बात की जा रही है, इदारों को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, ये कितना फ्रेंडली साबित हो सकता है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं, स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक बोस्तान साहब हैं जो कि सदर हैं फॉरेन एक्सचेंज के। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इनके साथ हमारे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे काशिफ अनवर साहब जो कि प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नईम मीर साहब जो कि चेयरमैन हैं ऑल कौंसिल अंजुमन ताजरान के, और इसी के साथ साथ ताजर दो स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर की है उसके चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले बोस्तान साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने देखा था कि इससे पहले एक सिचुएशन ये भी रही थी कि जहाँ पे डॉलर जो है उसकी स्मगलिंग के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें सामने आई। फिर ये भी सीन था कि जी डॉलर की प्राइस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसे किस तरह से रोका जाए, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान पैसा भेज रहे थे वो सिलसिला उसको जिस तरह से बाद में रोक दिया गया। ये तमाम तर चीज़ें अगर इनको देखा जाए और उसके बाद आज के बजट को देखा जाए, इस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं जहां पर सियासी अदम इस्तेहकाम भी है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि IMF की शराइत के साथ एक फ्रेंडली बजट को पेश करना, आप कैसे देख रहे हैं? देखो जी, कहते हैं ना उम्मीद से दुनिया क्या है, अच्छे ही देखने जाएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छे क्या हुकूमत तो पूरी कोशिश करेगी कि इन हालात में अच्छा बजट पेश करें। क्यों उन्होंने वादा किया था अगर आवाम हमें वोट देगी तो हम अच्छा बजट पेश करेंगे। तो जैसे सुनने में आ रहा है कि वो इस वक्त IMF का गो दबाव है, माशी दबाव भी है, महदूद वसाइल हैं, हमारा तमाम जो बजट का दारोमदार है वो कर्जों पे अंसार है और दोस्तों की मदद दरकार है। इन हालात में बजट IS वालियों का पेश कर ये भी एक बड़ी जो है शेयर आने के होता है। और जैसे तरक्याती मनसूबा 1500 का पेश किया और बहुत अच्छा मनसूबा पेश किया है हुकूमत। जो देखो जितनी भी ये आज का महीने अल्लाह का करम है पाकिस्तान पे, खुसूस जो डिफॉल्ट की खबरें आती, डॉलर जो लोग आपने सुना होगा 400 की बातें कर रहे थे, आज कम होके 280 से भी नीचे चला गया है। इस तरह हमारी वर्क लिमिट बढ़ी है, हमारी ज़राअत खास तौर पे 19 साल में पहली दफ़ा उसका GDP 6% बढ़ा है। इस तरह हमारी तमाम IMF ने हमारे GDP का जो असेसमेंट की वो उन्होंने बताया था कि 1.8 to 2% होगी, 2.40 पे हमने उसको अचीव किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो तमाम चीज़ों में बेहतरी आई है, लेकिन ये इतने मुश्किल हालात में आप कहेंगे 76 साल का जो मलबे आप रातों रात या एक साल में सही कर लेंगे, मेहनत करें। और हुकूमत जो है इस वक्त पूरी के CPEC पे जो बदगुमानियाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ का दौरा किया, चीफ साहब गए और फूल प्रूफ कोठी का नींद लाया, क्योंकि इसमें हमारी नालायकी है। एक तो हमने सिक्योरिटी दी, उनके इंजीनियर शहीद हुए। इसी तरह हमने जो है इकनॉमिक जोन 2022 हमने वादा किया था गवर्नमेंट को पूरा जो है डेवलप कर लेंगे, हमने एक इकनॉमिक जोन नहीं किया। चाइना ने वादे किए जो ही इकनॉमिक जोन डेवलप होंगे हम पूरी अपनी इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान को रोजगार भी देंगे, फॉरेन एक्सचेंज भी देंगे। लेकिन हमारी नीतियों की वजह से वो हमने चेंज कर दिया। ये अल्लाह का शुक्र है, आज हमारा बम्पर क्रॉप्स हुई है, हमारे देखो 9 लाख टन चावल हुए हैं, 40 टन गंदम हुई है। वो एक अलग बात है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी उनको संभालने के लिए। ठीक हो गया, हमारी ज़राअत ही हमारी ठीक है। मैं जानना चाहूँगी काशिफ साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करते हैं सरमायाकारी के हवाले से, नो डाउट जो चीन का दौरा रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। सर जब बजट वगैरह तैयार किए जा रहे होते हैं, क्या जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग होते हैं उन्हें किसी लूप में साथ लिया जाता है? और अगर हम इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं, बाहर से सरमायाकारी आना, अभी तो उस पर टाइम होगा ना, वो चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी, हालात जो हैं वो चेंज हो जाएंगे और एक आम बंद है उसको रिलीफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पे सरमायाकार तबका मौजूद है उसके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या उनको दूर किया गया है या नहीं?
ये बड़ी ज़रूरी बात है कि अगर आप अपनी इकोनॉमी को लेके चलना चाहते हैं तो जब तक आप स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन नहीं करेंगे तो तब तक गवर्नमेंट को ट्रू पिक्चर नहीं पता चलेगी। गवर्नमेंट जौन सी भी हो, चाहे प्रोविंशियल हो चाहे फेडरल हो, वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि आवाम के लिए सहूलियात पैदा की जाए, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि पिछले कुछ सालों से और पिछले कुछ अरसे से हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 22 पे था। हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि 1.5% के करीब गवर्नमेंट ने काम किया और वो 20.5 हो गया। हमारा जो डिवेल्युएशन है वो 140 से बढ़कर 280 पे चली गई है अगेंस्ट $1। हमें ये भी देखना है कि हमारी बिजली और हमारी जो गैस की प्राइसेस है वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। और अगर अब हम ये चाहते हैं, हम 10 रोज पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलकर आए हैं, हम कुछ प्रेसिडेंट्स थे चैम्बर्स के, वहाँ पर उनकी kabina के लोग भी थे, हमने अपने तमाम रिजर्वेशंस बताए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टैक्स बेस का बढ़ना बहुत जरूरी है। आप अगर मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो जब तक आपकी लोकल इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जब तक आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नहीं होगी, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये, और अगर हम एक्सपोर्ट करके इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना चाहते हैं तो ये भी बहुत जरूरी है कि जब तक हम इनपुट कॉस्ट को कम करेंगे, अपने रुपए को मुस्तहकम नहीं करेंगे और स्ट्रांग नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हमने चीजें इंपोर्ट करके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करनी है। दूसरा, हमें एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, हम क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा अफेक्ट है। और एक और बात भी मैं करना चाहूंगा कि अपनी बिजली की कीमत को कम करना, दिस इज द मोस्ट टॉप प्रायोरिटी। एंड हाउ इट कुड पॉसिबल, आपने आईपीपीस के साथ मुआहदे किए हुए हैं, अभी तो वो मुआहदे हमारे सर पे तलवार बन के लटक रहे हैं, हमने तो उनको भी पूरा करना है और उन्होंने कह दिया कि जी कैपेसिटी चार्जेस तो होंगे। नेगोशिएट करने की जरूरत है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ वो मुआहदे नहीं कर सकते रीनेगोशिएट, तो जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द स्टेक ऑफ द पाकिस्तानीज, क्या हम उनके साथ भी रीनेगोशिएट नहीं कर सकते? देखें, लेकर तो वो आपको कोर्ट में जाएगा ना, जो फॉरेनर होगा। अब हम उस बिजली की कीमत क्यों दें जो हम ले ही नहीं रहे, और हम सिर्फ हमारे एग्रीमेंट पे अगर ये है कि आप इतना बिजली प्रोड्यूस करेंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे। देखें, ये अब ज्यादती है। अगर हम ये कहते हैं कि तमाम लोगों को टैक्स देना है, रिटर्न्स फाइल करनी है, हुकूमत को और पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज के ऊपर आना है, हमें बाकी चीजों को कम करना है, हुकूमत को अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना है, तो यहाँ ये भी बहुत जरूरी है कि हुकूमत को अब आईपीपीस के साथ दोबारा रीनेगोशिएट करना होगा, हमें एग्रीकल्चर की तरफ जाना होगा। और अगर हम इन मेन इश्यूज को देखेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज ना कर पाए। काशिफ साहब, इस पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी। नहीं मीर साहब, आप खुद जो हैं वो चेयरमैन भी हैं ऑल कौंसिल अंजुमन ताजरान के, ऑल पाकिस्तान। जी सर, जी सर। सर, माय पॉइंट इज दैट कि आप जब बात करते हैं ताजरों के हवाले से, अगर हम अपने रोल मॉडल्स को देखें तो हमें चाइना भी बहुत अच्छा लग रहा है, हमें दीगर ममालिक की जो तमाम तर पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक हमारा कोई भी ताजर जो है या कोई भी ऐसी स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकी है, जैसे कि हम इंडिया में अगर देखते हैं। तो सर, इस वक्त जो बात कर रहे हैं, काशिफ साहब ने भी बात की है, सरमायाकार आप बाहर से बुला रहे हैं, लेकिन जो मुल्क में मौजूद सरमायाकार है, आप उसे उसके तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह से दूर करेंगे और उसे किस तरह से फोकस करेंगे? क्या उन्हें लूप में लिया गया गवर्नमेंट की जानिब से? देखें, पहली बात तो ये है कि आप ना ख्याली पुलाव जो है ना ये पकाने बंद करें जी। उसकी वजह ये है कि आप मिसाल कभी चाइना की देते हैं, कभी अमेरिका की देते हैं, कभी यूके की देते हैं, ये मिसालें गलत हैं। आप मिसाल दिया करें युगांडा की पाकिस्तान के साथ, आप किसी अफ्रीकी मुल्क की मिसाल दें, जैसे सूडान की मिसाल दें, आप ना एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें ना जी। आप एक बददियानत, बेईमान और खाइन कौम है, नाअहल नकारा लोग हैं, आप काम करते नहीं हैं, टैक्स देते नहीं हैं, जुम्मेदार नहीं हैं, आपको नौकरी पे कोई बैरूनी मुल्क दुनिया में रखने के लिए तैयार नहीं है। आप जहाँ जहाँ पहले आपको नौकरियाँ मिली हुई थी वहाँ से भी आपको निकाल रहे हैं। ऐसा ही इतने आप गैर जुम्मेदार लोग हैं। तो सबसे पहले तो अपनी मिसालें दुरुस्त करें और अपने कंपैरिजन दुरुस्त करें। दूसरी बात यह है कि आप तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन आप तरक्की करने का रास्ता चुनने को तैयार नहीं जी। वो रास्ता खारदार है, वो मेहनत वाला रास्ता है। आप शॉर्टकट ये हैं, शॉर्टकट मार के कभी इधर से निकल कभी उधर से निकल, तो ये इस तरह की कौमें जो होती है ना वो तरक्की नहीं कर सकती। आप जो है ना वो और किसी नई बर्बादी का इंतजार करें जो आप पर तारी हो।
तो माजरत के साथ पहले तो मैंने आपकी ये तस्हीह कर दी। सर ये मेरी तस्हीह आप नहीं कर रहे, ये आप गवर्नमेंट की तस्हीह कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक नुमाइंदा हूँ जिसे सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। जी जी सर, ये मेरी तस्हीह नहीं है, क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि वो दूसरों के मॉडल्स चाइना के साथ मिसाल। सर मैं नहीं, ये आपके प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। सर सॉरी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर का सवाल करें, मुझसे मेरा मैं आपसे वही सवाल मुझसे आपने बात किया, मैंने तो आपको उसका जवाब देना है ना। जी जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमें कौम को ट्रू पिक्चर दिखानी चाहिए। जी जी, हमें कौम को दिखाना चाहिए कि हम आज कहाँ खड़े हैं, क्या हमारी हालत ज़ार है। और ये जो बजट हमने लगाई हुई है कि बजट से हमें रिलीफ मिले, बजट से हमें ये फ़ायदा हो वो फ़ायदा हो, तो हमें कौम को सच बताना चाहिए कि ये बजट जो हैं ये इस पोजीशन में रियासत नहीं है कि कोई भी बजट आपको कोई रिलीफ दे सके। ठीक। और आपको ये समझना होगा, इदराक करना होगा कि रियासत एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है, और इस मुश्किल तरीन दौर में रियासत के साथ आप अपने ताउन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और अगर आप रियासत के मफाद के बरक्स या आप रियासत की सोच के बरक्स जो है वो चलते हैं, तो ये एनर्जीज़ का वेस्ट होगा, ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा, और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ना रियासत मजबूत होगी और ना वो लोग जो इससे टकराएंगे उनको कुछ फायदा होगा। काशिफ साहब, जैसे कि मैं अगेन आपसे ये सवाल रिपीट करना चाहूँगी, अगर हम अपने गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारी हुकूमत वक्त जो है वो दूसरों के रोल मॉडल्स को अप्रिशिएट करते हुए भी नज़र आती है, और जब हम वहाँ जाते हैं दौरे करने के लिए तो हमें उनके वहाँ के जदीद जो टेक्नोलॉजी के सिस्टम हैं हमें वो भी अच्छे लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़राअत के शोबे में भी हम वैसी ही तरक्की करें जैसे कि चीन में की जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर अभी आपने बिजली की बात की है कि ये वो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो हम पे लगाए जा रहे हैं वो IPBs की सूरत में हैं, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ का वो जो एक बड़ा सेक्टर जो इस वक्त बंद हो चुका है, जो मुतासिर हो रहा है, इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है वो इस हवाले से क्या पॉलिसीज़ अपने पास रखती है या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए? इसकी कोई दो राय नहीं है कि हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, और हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट के हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। अब देखें, जो इंडस्ट्री बंद हो गई है उसको रिवाइव करना बहुत आसान नहीं है, उसे रिवाइव करना मुश्किल है। और अभी इसके आपके बुलेटिन से पहले एक आ रही थी खबर कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंडस्ट्री के लिए भी पैकेज अनाउंस किया है, एग्रीकल्चर के लिए भी किया है, और इनके लिए स्टूडेंट्स के लिए भी किया है। इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर हमने इंडस्ट्री को रिवाइव करना है तो हम क्या कह रहे हैं कि जब तक आप इनपुट कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, हमारी इंपोर्ट लेट हमारी जो इंडस्ट्री है हमें बाहर की चीजें इंपोर्ट करनी है। अगर हम हमारी रुपये ज्यादा डिवैल्यू हो जाएगा तो हमारी इन्फ्लेशन इस मुल्क में बढ़ेगी, आपकी बिजली की कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। तो देखें, कारोबार के लिए आपको बैंकों से पैसे लेने पड़ते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होगा कि आप वो रीपे ना कर सकें तो अल्टीमेटली फिर आप अपना असल जरखाने की तरफ चले जाते हैं और आपको अपनी इंडस्ट्री बंद होती है। और ये फिर तमाम अवामिल जो हैं, ये फिर आपकी जॉब सिक्योरिटी की उसको आपको खत्म करना पड़ता है, ले ऑफ्स करने पड़ते हैं, आपको फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ती हैं। तो देखें, मैं यहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो हमारे साबिक वज़ीर आला थे, साबिक हमारे इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर थे, हमारे सेक्रेटरी जो इंडस्ट्रीज थे, यहाँ पर पंजाब में कुछ शहरों में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं, और ये उसकी तरफ पहला कदम है कि अगर हमारी इंडस्ट्री को लाइसेंसेस लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको अगर एक छत के नीचे अगर हमारे 20 से 25 अगर डिपार्टमेंट्स आ जाए तो क्या हमारे लिए बुरा है? वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। और वो चैम्बर्स की ख्वाहिश पे ये BFCs बने हैं, तो हमें तो गवर्नमेंट को ये बताना है कि हम कैसे इस मसले से बाहर निकल सकते हैं। एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि हमें ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना होगा, हमें सोलर की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्ट होने के लिए जा रहे हैं, फ्लड्स हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए जा रहे हैं, और ऑलरेडी हमने देखा कि एक फ्लड आया, उसके बाद अभी तक हम लोग उसको रिकवर नहीं कर सके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वाटर स्केर्स होने के लिए जा रहे हैं, हमें वाटर रिजर्वॉयर्स, हमें हाइडल एनर्जी की तरफ जाना है जब तक हमारा एनर्जी मिक्स नहीं होगा। और एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, देखिए, इंपोर्ट करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन बात यह है कि जो हम 18 से 20 बिलियन डॉलर का फ्यूल इंपोर्ट करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, अगर यही 18 से 20 बिलियन डॉलर्स हम रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी के लिए इंपोर्ट करें तो हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी। और देखिए, हमारी इंडस्ट्री तब तक compete नहीं कर सकती
जब तक हम एडवांसमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हमें अगर एक्सपोर्ट्स को कम्पीट करना है तो जब तक हम लेटेस्ट चीजें बाहर मार्केट में प्रोड्यूस नहीं करके देंगे तब तक हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे। उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए और उन्हें एडवांस भी होना चाहिए। और जो हम बार बार बात करते हैं, हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो हमारी ज़राअत, हमारी सनत, देखिए हमारे पास कीनू बहुत अच्छा है, हमारे पास गंदम बहुत अच्छी है, हमारे पास चावल बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास मैंगो बहुत अच्छा है। हमने मैंगो एक्सपोर्ट नहीं करना, हमें मैंगो पल्प एक्सपोर्ट करना है। हमें कीनू एक्सपोर्ट नहीं करना, हमें कीनू का जूस एक्सपोर्ट करना है। तो देखिए, अगर हम वैल्यू एडिशन तभी पॉसिबल होगी जब हम इस मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी, मशीनरी और इनको इंपोर्ट करने देंगे। और हमारा रुपए का मुस्तहकम होना बहुत जरूरी है। हमने तजर्बात में हर चैनल पे ये कह रहा हूँ कि हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके हमने ये तजर्बा कर लिया है कि हमारी करेंसी को डिवैल्यू करके हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, इन्फ्लेशन हुई है और हमारी इंपोर्ट महंगी हुई है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं नईम साहब, तो यहाँ पर हम देखें पूरा एक माफिया भी हमें नज़र आता है कि जिसमें अगर चीनी का अगर आ जाए बहरान तो वो भी एक माफिया सामने आ जाता है। फिर इसी तरह से पेट्रोल की अगर बात की जाए, और अभी मज़ीद जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में भी मज़ीद इजाफा किया जाएगा, बिजली में भी इजाफा हो सकता है। ये इतलात अभी तक जो मिल रही हैं। सर, ये माफियाज जो हैं इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? और वो तमाम तरह पोलिटिकल पार्टीज़ जब वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होती हैं, जब वो आवाम के पास अपना मंशूर लेके जाते हैं, तो तब वो ये इस बात को बारहा दफ़ा रिपीट करते हैं कि हम आपको रिलीफ देंगे, हम आपको रिलीफ देना चाहते हैं, हम आपके लिए रिलीफ प्रोग्राम्स भी लेकर आएंगे। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? तो जाहिर है जी, वो सियासत में तो यही है, वो यही कुछ कहेंगे तो उन्हें वोट मिलेगा। अगर वो ये कहेंगे हम आप पर टैक्स लगाएंगे, हम आपको जो है वो अपना बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, तो फिर तो वोट नहीं ना मिलेगा उन्हें। सही। तो ये तो उस वक्त की मजबूरी है ये कहना, तो वो तो कहना पड़ता है और कहना पड़ेगा, और हर कोई ऐसे ही कहेगा। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम ना अपने लोगों के साथ सच नहीं बोलते। हम ना लोग, और अच्छा उससे बड़ी प्रॉब्लम एक और भी है, हमारे लोग सच सुनना भी नहीं चाहते जी। यानी वो तो सच को बोलना तो एक प्रॉब्लम है ही है, सच को बर्दाश्त करना जो है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी सोसाइटी में नहीं है। देखिए, जब तक हमें अपने मसाइल का सही मानों में इदराक नहीं होगा तब तक हम हल की तरफ नहीं जा सकते। अब ये काशिफ साहब ने जितनी बातें की हैं, ये एक विश लिस्ट है, बड़ी अच्छी ख्वाहिशात हैं और बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी खूबसूरत बातें की हैं। इसका एक ही जवाब है, इन सारे कामों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जितनी भी ये चीज़ें बता रहे हैं, असल में हमारे पास पैसा नहीं है। हम बुनियादी तौर पर एक अनडिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट स्टेट है, और हम इस वक्त एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसमें शायद ये बातें जो काशिफ साहब कर रहे हैं, या और इस तरह के लोग जो तरक्की पसंद है, तरक्की चाहते हैं, अच्छी सोच है, बुरी सोच नहीं है, लेकिन शायद ये इस फेज़ की बातें नहीं है। ये वो फेज़ है जिसमें हमें अपने वजूद को बरकरार रखना और वजूद को बचाना जो है वो मुश्किल हुआ है। और अगर हम इस फेज़ में ये बातें करेंगे जो कि शायद अगले फेज़ की ज़रूर हो सकती हैं और होनी भी चाहिए, हमें सोचना यह है कि इस सिचुएशन में जहां अभी हम फंसे हैं, ये एक डेट का पूरे का पूरा ट्रैप है। आप इस डेट के ट्रैप में फंसे हुए हैं यार। आप मकरूज मुल्क है, बल्कि मकरूज तरीन मुल्क है। आपकी आमदन नहीं है, आपके रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास टैक्स कलेक्शन नहीं है, आप जो है टैक्स टू जीडीपी आपका 10% से आगे नहीं जाता। आपका जीडीपी जो है वो 375 अरब डॉलर का एक स्मॉल स्केल का जीडीपी है। आपके पास 25 करोड़ आवाम है, बंदे ही बंदे, बंदे ही बंदे। आपने दुनिया में दिया क्या है? आपने दुनिया में कोई बड़ी ईजाद नहीं दी, दुनिया में बड़ा नाम, बड़ा कारनामा नहीं दिया। दुनिया में आपने अवाम दिए हैं, लोग दिए हैं, हम बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। अब इनको किस तरह कैपिटलाइज करना है? सोचने की बात यह है कि ये सारे लोग गजा पर बोझ हैं। देखिए, इनकी 25 करोड़ आवाम की हम गजा की जरूरत पूरी नहीं कर सकते, हम इनकी गंदम की जरूरत पूरी नहीं कर सकते, खाना पीना पूरा नहीं कर सकते। फिर जितने ये लोग बढ़ते जाएंगे, शहरी सहूलियात उनको देनी है। वो शहरी सहूलियात जो सिविक फैसिलिटीज होती है, बेसिक सिविल से आप उनको ये नहीं दे सकते। शहरों की तरफ लोगों का रुख है। शहर इतने हैजान में मुब्तला हो गए हैं कि शहरों को कंट्रोल करना अजाब बना हुआ है। आपके तो मसाइल ही कुछ और है। और ये जो हम बातें कर रहे हैं, जिन चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी आगे की बातें हैं और दिली दूरस्त।
ये बहुत दूर है। ठीक हो गया। अच्छा काशिफ साहब, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करते हैं डॉलर्स के हवाले से, और यहाँ पर हम देखा कि डॉलर माफिया भी हमें नज़र आया कि किस तरह से डॉलर जो है वो स्मगल किया जा रहा था। एक तो ये बड़ा फैक्टर है कि जहाँ पे आपने कहा कि हमारे रुपए का मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए फिर इस तरह की स्मगलिंग को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। फिर अनफॉर्चुनेटली हमने ये भी देखा कि हमारे बहुत से ऐसे फैक्टर्स भी सामने आए हैं, जिसमें दुबई लीग से अगर बात की जाए तो बहुत से पॉलिटिकल शख्सियात ऐसी हैं और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ऐसी हैं कि जिन्होंने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। तो ये तमाम तर चीज़ें भी तो इफेक्ट हो रही हैं ना हमारी करेंसी को मुस्तहकम होने के लिए। बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं, लेकिन इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है कि हमेशा पैसा वहां जाएगा जहां पर सेफ इन्वेस्टमेंट होगी, जहां पर आपके पास ऐसे एवेन्यूज होंगे कि आपसे कोई बहुत ज्यादा पूछगछ नहीं होगी। अब बात ये है कि हमारा जो 11 बिलियन डॉलर्स का भी स्कैंडल आया है दुबई का, वो तकरीबन 19 से 20 बिलियन डॉलर्स का है। ये जो 19 से 20 बिलियन डॉलर आपके मुल्क से निकला, तो उसने आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अब मैं यहाँ पर एक सवाल करता हूँ, और मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपके जो दूसरे एम्बेसडर्स आते हैं और आपके दूसरे ममालिक आपको ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें, 3 से 4 लाख डॉलर लाएं और हम आपको सिटीजनशिप देंगे। क्या उन ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में कोई FATF नहीं है? क्या वो ग्रे लिस्ट में नहीं आते? जब हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जब हमारे मुल्क के अंदर डॉलर्स आते हैं, हम ग्रे लिस्ट में भी आ जाते हैं, FATF भी आ जाता है, तमाम कवानीन पाकिस्तान के ऊपर लागू हो जाते हैं। मैं पिछले 2 साल से शोर मचा रहा हूँ कि देखें जिस तरह अभी पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है ना, पैकेज इज द नीड ऑफ द आर्ट। हम पैकेज नहीं देंगे तो हमारी जो इंडस्ट्री बंद हो गई है, जो हमारी कमजोर इंडस्ट्री है, हम उसको आगे नहीं ला सकेंगे। अब जो ऐसा, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, अनडॉक्यूमेंटेड पैसा, अनडॉक्यूमेंटेड डॉलर्स, अनडॉक्यूमेंटेड कैपिटल, आप उसके लिए कोई पैकेज अनाउंस कर दें, आप उसके लिए कोई एमनेस्टी अनाउंस कर दें, ताकि वो डॉलर्स जो घरों में पड़े हैं, वो जो आपके बैंकों में पड़े हैं, वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। और देखें, इस बात को भी बावर कराना बहुत जरूरी है। हम जो ये बार बार बात करते हैं कि टैक्स बेस नहीं बढ़ता, हमारे लोग टैक्स नहीं देते, देखिए मैं तो बड़ा कैटेगरिकली कहता हूँ तमाम पाकिस्तानी टैक्स देते हैं। हाँ, एक मसला जरूर है कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल नहीं करते। अभी इससे पहले बासरवत लोगों की बात हुई। देखें, इस वक्त जितने बासरवत लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। अब यहाँ पर वो लोग हैं जिनके तमाम स्टेक्स इस मुल्क के अंदर हैं, जिनकी तमाम चीजें इस मुल्क के अंदर हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसी पॉलिसीज लाएं। क्यों लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आते? इसके देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू द टैक्स पेयर्स। हमने हुकूमत को ये कहा है, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब आपका ये पहला साल है, आपकी कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगले 5 साल का कम से कम अपनी हुकूमत का तो एक प्लान दे दें, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ही नहीं है, सॉरी टू से यहाँ पे रिफॉर्म्स ही नजर नहीं आते, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी नजर नहीं आती। दिस इज द रीजन। लोग देखें, अब हम लोग बुरा कहते हैं जी इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स नहीं देता, भाई ताजिर टैक्स नहीं देता। भाई ताजिर को तो कल का नहीं पता कि कल उसके साथ हो क्या जाना है, कल पॉलिसी क्या आ जानी है। देखें, आज बजट आया है और अब हम क्या कह रहे हैं कि खुदारा आपकी मेहरबानी है कि जितने भी आपने SROs देने हैं वो अभी दे दीजिएगा। हम हर 15 दिन के बाद तो एक नया SRO आ जाता है। आपने 1 महीना पहले तो आपने इनकम टैक्स के कवानीन में अमेंडमेंट कर दी। अब पता ही नहीं है, जब तक आपके इन्वेस्टर को ये नहीं पता होगा, आपके लोग और खास तौर पे लोकल इन्वेस्टर को। देखिए, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ भाग रहे हैं। मैं कहती काशिफ साहब, अभी हमने फॉरेन इन्वेस्टर को कह दिया कि आप भी आएं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जबकि हमारे पास अभी तक वो तमाम तर चीजें तो तैयार ही नहीं, वो पॉलिसीज मेकिंग ही नहीं हमारे पास। देखिए, पॉलिसी बन जाएगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमें एक तो ख्वाहिश अच्छी करनी है, ख्वाब भी अच्छा देखना है और बड़ा देखना है। हम आज अगर फॉरेन इन्वेस्टर को इस मुल्क के अंदर बनाने की तरफ MOU करेंगे तो वो 2 साल के बाद आएगा, लेकिन दिस इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज आपका लोकल इन्वेस्टर इस मुल्क से क्यों जा रहा है? आपका जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए यहाँ पर इतने मसाइल हैं कि सबसे पहले आपको उनके मसाइल को दूर करना है। जब तक आप उनके मसाइल को दूर नहीं करेंगे, और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमसे ज्यादा जो आपकी एम्बेसीज हैं और आपके जो कॉन्सल जनरल्स हैं, वो आपकी इकोनॉमी और आपको वो चेक कर रहे होते हैं।
हमसे ज्यादा वो हमारी इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहे होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम चाइना को ये कहते हैं, अगर हम अपने इस्लामी दोस्त ममालिक और भाइयों को ये कहते हैं कि आप इस मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करें, तो पहला सवाल वो ये करेंगे कि पहले ये बताइए कि आपका लोकल इन्वेस्टर इस मुल्क से क्यों जा रहा है, पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के बांग्लादेश क्यों जा रहा है। सो देखिए, और हम क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करते कि वी आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हम इसलिए उन पॉइंट्स को उठाते हैं कि गवर्नमेंट उन पॉइंट्स को देखे, उनके सॉल्यूशंस दे, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, और जब तक आप स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं बैठेंगे, आप अपने उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी, यहीं पर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। बजट की बात की जा रही है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्या हो सकती हैं, और बिजनेस सेक्टर की अगर बात की जा रही है तो इस वक्त जो सरमायाकार तबका है, जो ताजिर तबका है, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सब इस ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बजट 2024 के हवाले से, कितना अवाम दोस्त बजट हो सकता है। IMF की शराइत भी हमारे सामने हैं, उन शराइत को देखते हुए टैक्स की रेशो में कितना इजाफा हो सकता है और किन किन चीज़ों के ऊपर टैक्स मज़ीद लग सकता है। नईम साहब, आगे हम बात कर रहे थे कि बिज़नेस कम्युनिटी का एक ख़ास हिस्सा जो है उसके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। आप उससे पहले कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात को आप उसको दूर कर सकें, और उसके बाद आप उन्हें ये इस बात पर किस तरह से मेक श्योर करेंगे कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाए। और जिस बात पे काशिफ साहब ने कहा था कि बाहर से इन्वेस्टर तो तब आएगा कि जब वो पहले आपकी सिचुएशन को देखेगा, जब आपका अपना ही सरमायाकार यहाँ से बाहर इन्वेस्टमेंट करने पे बिलीव रखता है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सरमायाकारी जो होती है ना, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ना आपको कोई भी इक़दामात करने की ज़रूरत नहीं, सिवाय इसके कि आपने साजगार माहौल पैदा करना है। और अगर साजगार माहौल पैदा हो जाए और सरमायादार को ये यकीन हो कि वो जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ से वो मुनाफा हासिल करेगा, प्रॉफिट गेंस करेगा, तो फिर उसको मार्केट करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं करना पड़ती। सरमाया खुद ही अपना रास्ता निकाल के पहुँच जाता है जहाँ उसने जाना होता है। तो अभी मैं चूँकि बहुत हकीकत पसंदाना तबसरा करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये बात भी अभी बड़ी दूर है। जी जी। देखें, अभी आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के अंदर आने से इनकार कर दिया। जी बिल्कुल। अब ये किस चीज़ की इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है सियासी अदम इस्तेहकाम की। जी बिल्कुल। ठीक है। अब जिस मुल्क के अंदर इस लेवल का सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, वहाँ मईशत जो है वो कैसे सुधरेगी? जी। और अगर खुदा न खास्ता बजट पास ना हो सका, क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं हैं पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे नहीं हैं गवर्नमेंट के पास, तो पीपल्स पार्टी के बगैर तो बजट पास नहीं होगा, तो गवर्नमेंट तो गिर जाएगी। तो जहाँ इस किस्म का अदम इस्तेहकाम हो, तो वहाँ पर सरमायाकारी, साजगार माहौल, और यूं कर दें और वो कर दें, कभी अपना इंडस्ट्री चला लें, कभी तिजारत को तहफ़्फ़ुज़ दे दें, वहाँ बाकी चीज़ें सारी गैर महफूज हो जाती हैं। तो आप सबसे पहले बुनियादी फ़ैसला करें कि आपने इस मुल्क को किस निज़ाम हुकूमत के तहत चलाना है, और उस निज़ाम हुकूमत के जो ज़र्री असूल हैं वो क्या होंगे, और वो क्या मिनिमम लेवल का एक पैक्ट होगा जो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो आपस में करके इस हुकूमत का हिस्सा बनेंगी, ताकि जो सियासत है वो ऐसी सियासत ना हो जो मईशत पे असरअंदाज हो जाए। तो जब ये सियासत आपकी सारी की सारी मईशत पे असरअंदाज हो रही है, तो आपने मईशत को खाक ठीक करना है। तो नहीं साहब, उसके लिए तो हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी ना, वो हम बनाने के लिए तैयार नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनानी, हमने सबसे पहले अपना नहीं, कोई रिफॉर्म्स करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें ये फैसला करना है कि हमारे सियासतदानों ने सियासत करनी कैसे है। ठीक हो गया। जब तक वो उनको यही नहीं पता कि उन्होंने सियासत करनी कैसे है, देखिए अगर तो ये ब्लैकमेलिंग के असूल जो हैं उन पर सियासत होनी है, और नंबर्स का फ़ायदा उठाकर जो है वो हमने आर्म ट्विस्टिंग करनी है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट को मजबूर करना है उन कामों को करने के लिए कि जो गवर्नमेंट महसूस करे कि वो काम अवाम और रियासत के मफाद में नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उससे तो फिर नुकसान ही होगा। देखें, फैसले होने चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क का, हम फैसले नहीं कर पाते। मैं उधेड़ उम्र में पहुंच गया, मैं सुनता आ रहा हूं कि जी नेशनल ओन एंटरप्राइजेज जो हैं वो अरबों रुपयों का घाटा दे रही हैं, PIA घाटा दे रहा है, रेलवे घाटा दे रहा है, स्टील मिल घाटा दे रही है, लेकिन आज तक ना ये घाटा ख़त्म हुआ
और ना हम ये फैसला कर सके कि इन इदारों का मुस्तकबिल क्या होगा, ना हम इनको बेच सके, क्यों नहीं कर सके। ये समझ मेरे जैसे आम आदमी को और आप जैसी आम खातून को तो आ रही है। हम आम लोग हैं ना, तो क्या ये वो जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनको समझ नहीं आ रही उनकी मजबूरियां क्या हैं, उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां। ये पॉलिटिकल मजबूरियां ख़त्म करना होंगी, हमें फैसले करने होंगे, और फैसले मकबूल भी होते हैं और गैर मकबूल भी। इसकी कोई हैसियत नहीं कि वो मकबूल हो या गैर मकबूल, वो सही फैसले होने चाहिए। जो सही फैसले होंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वगरना ये जितने ख्याली पुलाव हैं हम पका रहे हैं, ये आप पका लें, बजट आया हुआ है, सीजन वीजन है, हम भी आ गए हैं, काशिफ साहब भी आ गए हैं, और आपको भी मौका मिला हुआ है, ज़रा टीवी पे ज़रा हम आ रहे हैं, ज़रा पब्लिक हमें देख रही है, ज़रा हम भी खुश हो रहे हैं, बस यही है। काशिफ साहब, हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, तो अभी हम बात जैसे आपने कही थी कि सरमायाकार एक वो तबका है कि जहाँ पर आप अपने सरमायाकार को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर बाहर से कैसे सरमायाकारी आ सकती है। सर, कुछ रोज़ कबल जो है मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने बहुत से इदारों में रिफॉर्म्स के हवाले से बात भी की और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से भी बात की थी। लेकिन उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो ये थी कि पाकिस्तानियों का पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना। इस वक्त जो बेरोज़गारी हम देख रहे हैं जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये कितना बड़ा हमारे लिए नुकसान हो सकता है, और जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे पाकिस्तान को जिस तरह से डील किया जाता है या पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो भी सबके सामने है, तो आप इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर दूसरा पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ के जाना चाहता है, और यहाँ पर हालात की वजह से, कोई माने या कोई ना माने, कोई इख्तलाफ भी करे मेरी इस बात से, लेकिन यहाँ पर जितने पाकिस्तानी हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट निकल रहे हैं। अब हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इशू है कि हमारी एजुकेशन उस तरह से नहीं है, हमारी स्किल्स, हमारे वोकेशनल तरबियत की तरफ जा ही नहीं रहे। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर उनके पास है भी, मैं ये नहीं कहता कि उनके पास है नहीं, अगर उनके पास है भी तो एडवांस्ड नहीं है, वो नहीं है विच इज रिक्वायर्ड इंटरनेशनली, तो हमें एक तो उनको वो कोर्सेज कराने होंगे जो इंटरनेशनली हमारे लेबर को चाहिए। देखें, हमारे लोगों का बाहर जाना बहुत जरूरी है, लेकिन विद द कंडीशन कि वो पैसा हमारे मुल्क के अंदर भेजें। देखिए, अगर आपने पैसा अपने मुल्क के अंदर नहीं भेजना तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है कि आप यहाँ पर पढ़ें और आप यहाँ पर सारी इन्वेस्टमेंट आप पे सारी स्टेट करें और आप मुल्क छोड़ के बाहर चल जाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे मुल्क के अंदर पैसे आने चाहिए। दूसरा, ये बहुत जरूरी बात है कि हमें उन तमाम उन मसाइल को दूर करने की तरफ जाना है। अब मैं बात करता हूँ आईटी की। आईटी ने एक ऐसा शोबा है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे फ्रीलांसर्स ने आईटी में डॉलर्स कमाए हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जितनी अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनके डॉलर अकाउंट दूसरे ममालिक के अंदर हैं। क्यों? बिकॉज कि हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो डॉलर मुल्क के अंदर आएगा, पहला सवाल तो ये कि वो मुल्क के अंदर आया क्यों, और दूसरा, अगर आपने उसमें से पेमेंट करनी है तो आप मुल्क के अंदर भेज नहीं सकते। बहुत से गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने आके हमारे साथ इस बात को डिस्कस किया कि बहुत सी पेमेंट्स जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी जो भेजना चाहते हैं वो आपके मुल्क के अंदर वो स्टेट बैंक क्लियर ही नहीं करता, और उन पेमेंट्स को मुल्क से बाहर वापस भिजवा दिया गया। तो देखिए, हमें हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पोटेंशियल है, हम बिल्कुल इन तमाम प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। हमें अपने मुल्क के इमेज को, परसेप्शन को अच्छा शो करना है। जितने मर्जी हमारे मुल्क के बुरे हालात हो, जितने मर्जी हम क्राइसिस में से गुजर रहे हो, जितना मर्जी हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हमें पाकिस्तानियों की बात अच्छी करनी है और हमें अल्लाह ताला पे तवक्कल रखना है। देखिए, हमारे सिर्फ रिफॉर्म्स का प्रॉब्लम है, हमारी सिर्फ पॉलिसीज का प्रॉब्लम है। We have to revisit the policies। हमारा बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, हमें इस बात को भी देखना है, और we know the problems। हमें फिर वही बात है, हमें डंडा नहीं चलाना, हमें स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर उन इश्यूज को रिजॉल्व करना है। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह अगर हम अपनी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी रखेंगे और हमारे स्टेक्स जो हमारी जो पॉलिसीज होंगी
फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर पाकिस्तान होगी, तो इंशाल्लाह ये अगर वो अच्छे वक्त नहीं रहे तो ये बुरा वक्त नहीं रहेगा। बिलीव आप समझते हैं कि ऐसा होना मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि वो मिडिल मैन जिसने एक ब्रिज का किरदार अदा करना है हुकूमत और ताजर बरादरी के दरमियान, वो उस तरह से कनेक्शन बिल्ड हो सकेगा? हर पैट्रियट पाकिस्तानी को, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को पाकिस्तान, पाकिस्तानियों की, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे वो पाकिस्तान के बाहर है, देखें आपको तो अपनी तमीज वैसे ही नहीं उठानी चाहिए। अगर आपका कोई इशू भी है तो प्रॉब्लम भी है, आपको आधी बोतल खाली नहीं कहनी, आपको आधी बोतल भरी हुई कहनी है। एंड वी ऑल शुड करेक्ट अवरसेल्व्स। हमें ऐसे तज्जिए नहीं देने चाहिए किसी को भी कि हम पाकिस्तान, पाकिस्तानी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के डिपार्टमेंट, पाकिस्तान की स्टेट, हमें तो एफपीआर के खिलाफ, मैं तो एफपीआर के भी खिलाफ नहीं बोलता, हमें बोलना ही नहीं चाहिए। हमें उन पॉलिसीज पे बात करनी चाहिए कि जी अगर इन पॉलिसीज को करेक्ट कर, मैं एफपीआर के मुताल्लिक क्या बात करता हूं कि अगर हम टैक्स पेयर्स को इख्तियारात बेहतर दे दें, अगर हमारे टैक्स पेयर्स की सुनवाई हो जाए तो टैक्स कलेक्टर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। तो हमें अपनी पॉलिसीज को देखना है, हमें उसे दोबारा रिविजिट करना है और इंशाअल्लाह ताला देखें, मैं हूं नईम साहब, मुझे पता है ये बहुत, ये भी अगर ये बात कोई नेगेटिव भी करते हैं तो ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन इनकी भी अंदर से दिल से भड़ास निकलती है। ये बहुत एग्जैक्टली आप जब इस तरह की कंडीशंस में देख रहे होते हैं, हम अगर कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं तो इशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडी, नईम साहब, उसके हवाले से क्या तदारुक होगा? देखें, सब्सिडीज़ जो हैं तो इनके तो मैं वैसे ही बहुत खिलाफ हूँ जी। और जो ये सब्सिडीज़ होती हैं ना, ये हुकूमतें अपनी जेब से नहीं देती। अगर मुझे सब्सिडी मिल रही है ना जी, तो वो अदा आपने करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसका बोझ भी आवाम पे पड़ता है। बिल्कुल ऐसा है। तो मैं समझता हूँ कि सब्सिडी किसी शोबे में नहीं मिलनी चाहिए, और जो है जिस तरह है भाई इसी में गुजारा करो और इसी में ही अपनी दुनिया बनाने की कोशिश करो अगर बनती है। क्यों? क्योंकि देखो ना, अब ये भी कश्मीर में आपको पता है कितने एहतजाज हुए जी। बिल्कुल 3.5 रुपए यूनिट की बिजली उन्होंने करवा ली जी। बिल्कुल। तो क्या उन्हें 3.5 रुपए यूनिट की जो बिजली मिलनी है, तो जो बकाया पैसे हैं वो किसने अदा करने हैं? वो मैंने आपने करने हैं, हमने करने हैं। वो तो खुश हैं बड़े कि हमने तो 3.5 रुपए यूनिट बिजली करवा ली है। तो सब्सिडीज जो है बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। देखें, IMF भी तो यही कहता है ना कि आप अशराफिया अपने खर्चों को कम करें, अशराफिया पर जो एग्जाम्पशंस दे दिए अशराफिया ने लिए उनको ख़त्म करें। अब देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमने खुद काम नहीं किया हुआ, हम नाकाम हो गए हैं। नाअहलियाँ, नालायकियों का हमारा एक पूरा माजी है, बल्कि हाल है वो भी, और हम इसी नाअहलियों और नालायकियों को लेकर जो है ना वो IMF के पास जाते हैं और उसे कहते हैं जी अब हम, और हमें आप पैसे दें, पैसे मांगते हैं, वो पैसे देता है और फिर वो हमें ठीक होने की सलाह देता है, और हम ठीक जो है होना नहीं चाहते और हम IMF पर फिर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये खराबी IMF ने। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका भी, और नईम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस इजलास शुरू हो चुका है, इजलास की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि सर बजट पेश किया जा रहा है। हम बजट को इस वक्त मुलाहिजा करते हैं।